हेलो स्टूडेंट, तुम लोग पिछले लेक्चर में वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड के बारे में पढ़ चुके थे। ठीक है, उसमें कुछ पॉइंट्स बचे हुए थे, उसको हम लोग अभी नोट करेंगे। ठीक है, तो हम थोड़ा सा रिपीट कर दे रहे हैं। पिछले लेक्चर में जो हम लोग पढ़े थे बच्चों, उसमें आपको बताया गया था वेपर प्रेशर का डेफिनेशन। ठीक है, और उसमें आपको ये बताए थे हम कि अगर आप एक लिक्विड ले लेंगे किसी भी क्लोज कंटेनर के अंदर, किसी भी क्लोज कंटेनर के अंदर आप अगर लिक्विड लेते हैं तो सरफेस पे जो लिक्विड होता है, कहाँ पे बच्चों, सरफेस पे जो लिक्विड होगा वो क्या करेगा, वेपर स्टेज में जाएंगे। वो किस में जाते थे बच्चों, वेपर स्टेज में जाते थे। और वेपर वापस फिर से क्या होता था, कंडेंस हो जाता था। और ये जो वेपर है वो वापस फिर से क्या हो जाएगा, कंडेंस हो जाता था। और कंडेंस होने के बाद ये दोनों के बीच में एक इक्विलिब्रियम आता है। वेपर और लिक्विड के बीच में क्या रहेगा बच्चों, ये इक्विलिब्रियम आ जाएगा। और जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा उस समय वेपर्स के द्वारा जो भी प्रेशर एक्सर्ट किए जाएंगे, कहाँ पे एक्सर्ट किए जाएंगे, तो लिक्विड के सरफेस के ऊपर। प्रेशर हमेशा वेपर कहाँ लगाता है बच्चों, लिक्विड के सरफेस के ऊपर जो भी प्रेशर एक्सर्ट किया जाएगा किसके द्वारा, वेपर्स के द्वारा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, वेपर प्रेशर। तो यहाँ पे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये एक्चुअली क्या होगा, ये एक्चुअली क्या होगा, H2O लिक्विड है। ये इस तरीके से जा रहा होगा H2O गैस में, H2O गैस में। और यहाँ से अगर आप देखें कि ये रिएक्शन क्या हो जाएगा बच्चों, डेल्टा H इसका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये वेपोराइजेशन है, हीट देना पड़ता है, इसलिए ये इंडोथर्मिक रिएक्शन है। और आपको पता होगा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है इंडोथर्मिक रिएक्शन का, वो टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ता है। अब सोचिए कि अगर इस रिएक्शन का अगर हम Kp लिखें, Kp का मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। ठीक है, Kp मतलब प्रेशर यूज करना है सब्सटेंस का, किया जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ क्या, H2O गैस। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते थे। और अगर कोई Kc लिखता है, Kc लिखता मतलब कंसंट्रेशन को यूज करेगा, तो इसका हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेपर्स का कंसंट्रेशन लिख सकते हैं, वेपर्स का कंसंट्रेशन लिख सकते हैं। तो ये Kp और Kc इस इक्वेशन का हो जाएगा। और जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, ये इंडोथर्मिक रिएक्शन है, वैसे वैसे ये रिएक्शन फॉरवर्ड तरफ शिफ्ट होगा। जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे ये रिएक्शन क्या हो जाएगा बच्चों, फॉरवर्ड तरफ शिफ्ट होगा। मतलब ज्यादा से ज्यादा क्या बनेगा, H2O गैस बनेगा, मतलब वेपर्स का संख्या ज्यादा से ज्यादा बनेगा। ठीक है बच्चों, तो ये तो हमारा वेपर प्रेशर का डेफिनेशन हो गया था। अब इसी में कुछ पॉइंट्स नोट करने वेपर प्रेशर के लिए। ठीक है, तो नोट का पॉइंट बनाकर हम लिखे, पहला पॉइंट, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है वेपर प्रेशर का। जैसे मान लीजिए पहला पॉइंट है, ठीक है, पहला पॉइंट जो है नोट का पॉइंट होगा ये, नोट का पहला पॉइंट जो है इसके बारे में हम लोग लिखेंगे, इसमें लिखें वेपर प्रेशर इज द, वेपर प्रेशर इज द मैक्सिमम वैल्यू, वेपर प्रेशर इज द मैक्सिमम वैल्यू of partial pressure, vapor pressure is the maximum value of partial pressure at any given temperature, at any given temperature। तो उसके बाद इसी में लिखना है एक वेपर प्रेशर, ये सॉरी एक पार्शियल प्रेशर, एक पार्शियल प्रेशर इज इंक्रीज्ड, एक पार्शियल प्रेशर इज इंक्रीज्ड आफ्टर मैक्सिमम वैल्यू, आफ्टर मैक्सिमम वैल्यू, then some vapor will condense, then some vapor will condense, and if partial pressure decreased, then liquid will vaporize, until इसमें दो बात लिखना है, until partial maximum value of partial pressure, until maximum value of
maximum value will obtain, या दूसरा लिखना है all liquid will vaporize। अब देखो बच्चों यहाँ पे हम ये क्या लिखा है, इस पॉइंट को समझने के लिए हम आपको एक क्वेश्चन भी अभी दे रहे हैं। कह रहा है क्या कि किसी भी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होता है, किसी भी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होगा वो मैक्सिमम वैल्यू होता है पार्शियल प्रेशर का। अब अगर गैस के कारण पार्शियल प्रेशर मैक्सिमम वैल्यू से या वेपर प्रेशर के वैल्यू से अगर ज्यादा हो जाएगा तो उस समय क्या होता है कि जो वेपर उसमें हम डाले थे कंटेनर के अंदर वो अपने आप क्या हो जाएगा, कंडेंस होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और अगर वेपर प्रेशर घट गया है तो वेपर प्रेशर अगर घट गया है या पार्शियल प्रेशर घट गया है मैक्सिमम वैल्यू से, तो जो भी लिक्विड रखा हुआ कंटेनर में वो लगातार क्या हो जाएगा, वेपोराइज करेगा, वो लगातार वेपोराइज करता जाएगा और वो तब तक वेपोराइज करता रहेगा जब तक कि वो मैक्सिमम वैल्यू को अचीव नहीं कर लेता पार्शियल प्रेशर का था। ठीक है, या पूरी तरह से लिक्विड ही खत्म हो सकता है, ये भी तो हो सकता है ना कि मान लो सारा लिक्विड भी खत्म हो जाए तो भी नहीं अचीव हो पाए वो वैल्यू। तो ये दो कंडीशन होता है, जैसा कि आप एक क्वेश्चन के थ्रू इसको समझ सकते हैं। इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं सवाल को, तो इसके ऊपर एक सवाल है बच्चों, इसी पॉइंट से रिलेटेड ये क्वेश्चन आता है, इसको ध्यान से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसमें कह रहा है कि आपकी कैलकुलेट, क्वेश्चन लिखना कैलकुलेट अमाउंट ऑफ वाटर, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ वाटर नीडेड या रिक्वायर्ड to saturate a container of volume 82 liter at 300 Kelvin, 82 liter at 300 Kelvin। एक वेपर प्रेशर, VP का मतलब बच्चों वेपर प्रेशर, एक वेपर प्रेशर ऑफ H2O गैस इज, वेपर प्रेशर ऑफ H2O गैस इज 38 टॉर। ये कितना बच्चों, 38 टॉर। ये एक इसका क्वेश्चन है। अब देखिए इसी क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं, अब ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को हम बना रहे हैं। इसमें देखिए हम लोग को करने के लिए क्या कह रहा है, कह रहा है क्या कि बताइए कि कितना ग्राम या कितना वाटर लिया जाए कंटेनर के अंदर, 82 लीटर का कंटेनर है। ठीक है, ताकि उस कंटेनर को वो क्या कर दे, सैचुरेट कर दे। सैचुरेट करने का मतलब ये हुआ कि जैसे हम सोचें कि जब हम किसी क्लोज कंटेनर में लिक्विड लेते हैं, किसी क्लोज कंटेनर में क्या करते हैं बच्चों, लिक्विड लेते हैं। तो जब लिक्विड लेंगे किसी भी कंटेनर के अंदर तो ये क्या हो जाएगा, धीरे धीरे वेपराइज करेगा और वेपराइजेशन के दौरान क्या हो जाएगा, फिर लिक्विड और वेपर के बीच में इक्विलिब्रियम आ गया होगा। और जैसे इक्विलिब्रियम आएगा कि ये वेपर इसके अंदर प्रेशर लगाएगा। ठीक है, तो सैचुरेट करने का ये मतलब हुआ, ठीक है, कि अभी जैसे मान लीजिए हमारे पास 82 लीटर का कंटेनर है। क्या बच्चों, 82 लीटर का कंटेनर है। कह रहा है क्या कि वाटर का अगर वेपर प्रेशर 38 टॉन है तो सैचुरेट करने का मतलब ये हुआ कि इसके अंदर कितना ग्राम वाटर लिया जाए, इसके अंदर कितना ग्राम वाटर लिया जाए ताकि वो पूरी तरह से वेपराइज होके जो वेपर बनाए वो कितना प्रेशर लगा दे, 38 टॉन प्रेशर लगा दे। तो ये क्या माना जाएगा, सैचुरेट माना जाएगा। जैसे मान लें कि आप इसके अंदर 2 ग्राम वाटर ले लें या 1 ग्राम वाटर ले लें, तो बच्चों 1 ग्राम वाटर को अगर हम टोटली वेपराइज कर देते हैं, ठीक है, तो टोटली वेपराइज किए तो ये वेपर भर गया इसके अंदर, तो प्रेशर लगाएगा और वेपर के कारण जो प्रेशर लगा, अगर ये मान लीजिए 30 टॉन है, क्या है ये 30 टॉन है, तो देखिए कि जितना वाटर वेपर था, जितना वेपर प्रेशर था वाटर का 38 टॉन,
क्या वो आया, क्या नहीं आया ना, इसका मतलब कंटेनर ये अभी सैचुरेट नहीं किया हुआ। सैचुरेट करने का मतलब ये हुआ कि हमें इसके अंदर वेपर्स के कारण कितने प्रेशर लगवाने होंगे, 38 टॉर्क प्रेशर लगाने होंगे, तब जाके ये सैचुरेशन आएगा। अब मान लीजिए 1 ग्राम के कारण नहीं आएगा, हम क्या करेंगे, अब 2 ग्राम ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, 2 ग्राम ले लेते हैं। तो 2 ग्राम अगर वाटर लिए और इसके कारण जो वेपर बनेगा उसको क्या कर दिए, इसके अंदर हम भर दिए, ठीक है। अब ये वेपर कितना प्रेशर लगा रहा, तो मान लीजिए प्रेशर कुछ बढ़ के हो गया 35 हो गया, तो कितना हो गया 35 पर हो गया। अब देखिए हमें लाना कितना था, इसमें जो भी हम वेपर रखेंगे उसके कारण कितना प्रेशर लगना चाहिए, 38 टॉर्क प्रेशर लगना चाहिए। तो जो वेपर, जितना वेपर 38 टॉर्क प्रेशर लगाएगा तभी कंटेनर सैचुरेट माना जाएगा। तो बच्चों हमें तो पता नहीं चल रहा है कितना ग्राम इसके अंदर वाटर लिया जाए और कितना उसका वेपर बनेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि हम ऐसा इसमें मान लेते हैं कि मान लीजिए कि इसके अंदर, मान लीजिए कि इसके अंदर, इस कंटेनर के अंदर हम n मोल वेपर डाल दिए वाटर का। हम n मोल क्या डाल दिए इसके अंदर बच्चों, वेपर डाल दिए। क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि कितने ग्राम वाटर का वेपर इसको सैचुरेट कर पाएगा, तो मान लेते हैं कि ये वेपर्स है। ये क्या बच्चों, वेपर्स है। इसके अंदर मान लेते हैं हम लोग लेट n मोल ऑफ वाटर वेपर इज एडेड। अब बताइए इसका वॉल्यूम कितना दिया हुआ आपको, वॉल्यूम दिया हुआ 82 लीटर, बहुत बढ़िया। उसके बाद प्रेशर आपको कितना दिया हुआ है, 38 टॉर्क दिया हुआ है। तो क्या हम इसको एटीएम में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पीवी को स्टेनार्डिंग लगाना पड़ेगा 716। तो ये कितना आ जाएगा, देखें दोबारा में कट जाएगा, यह जाएगा 1/20 एटीएम, ठीक है। टेम्परेचर दिया हुआ क्या, बिल्कुल दिया हुआ 300 केल्विन। अब देखें एक गैस है, क्योंकि वेपर से मतलब गैस है, और गैस हमेशा क्या मानते हैं बच्चों, हम लोग आइडियली मानते हैं जब तक बोला नहीं जाता। तो हम लेकिन वॉल्यूम पता है, प्रेशर पता है, टेम्परेचर पता है, तो क्या हम इस गैस का मोल नहीं निकाल सकते क्या। और गैस का मोल अगर आ जाएगा, ठीक है, तो उसी मोल को हम मास में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि इतना ही वेपर को अगर हम कंडेंस कर देंगे तो वो लिक्विड में आ जाएगा, तो वाटर का अमाउंट पता चल जाएगा बच्चों। इसीलिए हम बोले थे आपको कि यहाँ पे कंटेनर ले लिए, उसके अंदर हम n मोल क्या किए, वाटर का वेपर डायरेक्टली भर दिए, वाटर नहीं भरे, हम लोग क्या किए इसके अंदर वेपर भर दिए। और यही पता करना था कि इसके अंदर कितना वेपर रखा जाए ताकि उसके कारण प्रेशर जो लगे वो कितना लगे, 38 टॉर लगे। अगर 38 टॉर लग गया तब ये कंटेनर सैचुरेट माना जाएगा, अगर 38 टॉर नहीं लगा तो ये सैचुरेट नहीं माना जाएगा। अब देखिए यहाँ से यही बात था जो आपको लिखाया गया था कि किसी भी गैस का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम ये वेपर प्रेशर जो होगा मैक्सिमम वैल्यू होगा पार्शियल प्रेशर का। अब इसके अंदर होगा क्या बच्चों, यहीं से समझें। अगर आप इसके अंदर n मोल गैस भरें, अगर ये n मोल के कारण एग्जैक्टली 38 टॉर प्रेशर लगेगा तब तो ये वाटर वेपर रहेगा यहाँ पे, ठीक है बच्चों। अगर ये वेपर आप इसके अंदर ज्यादा वेपर डाल दो, इसके अंदर ज्यादा वेपर डाल दो, और अगर ये वेपर 38 टॉर से ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट कर देगा तो वो तुरंत ही क्या हो जाएगा, कुछ वाटर, ये कुछ वेपर क्या हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो अपने आप के प्रेशर को कितना कर लेगा, 38 टॉर कर लेगा। हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं बच्चों क्योंकि वाटर और वेपर के बीच में क्या होता है, इक्विलिब्रियम होता है। वाटर और वेपर के बीच में क्या होता है, इक्विलिब्रियम होता है, और जब भी इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा तो ये अपने आप एक दूसरे में कन्वर्ट होंगे। तो इसीलिए हम बोलते हैं और एक ड्रॉप भी अगर लिक्विड है तो इक्विलिब्रियम आएगा। तो देखिए बच्चों अभी तो यहाँ पे सिर्फ वेपर्स रखा हुआ, इसलिए अभी लिक्विड है ही नहीं, इक्विलिब्रियम आएगा ही नहीं। लेकिन अगर थोड़ा सा भी इसमें वेपर बढ़ जाएगा जिसके कारण 38 टॉर से ज्यादा प्रेशर लग जाएगा
तो वो वेपर जो एक्स्ट्रा है वो तुरंत किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। वो यहीं से देखें, ठीक है, गैस यहाँ पे ये तुरंत रिएक्शन इधर आ जाएगा। और अगर वेपर्स यहाँ पे कम जाएंगे तो जो लिक्विड रखा हुआ होगा वो क्या हो जाएगा, वेपराइज हो जाएगा। तो फिलहाल तो हमारे पास गैस था ना, तो ये रिएक्शन जब भी आना था तो इधर आना था, समझ में आ रहा है, तो अनसैचुरेटेड कहलाया। चलिए अब हम लोग क्या यहाँ से लगा सकते हैं, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। पीवी इक्वल्स टू क्या कर देंगे बच्चों, एनआरटी लगा देंगे। अब यहाँ से देखें आप मोल निकाल लें, मोल बराबर कितना हो जाएगा, पीवी अपॉन आरटी, पीवी अपॉन आरटी, इन सबका वैल्यू रख लें। ये देख लें कितना रहा, पी का वैल्यू कितना गया 1/20 आ रहा, इंटू वी का वैल्यू 82 आ गया, डिवाइडेड बाय आर का वैल्यू कितना रख लेंगे 1/12 भी रख सकते हैं, ये 0.0821 0.0821 नहीं रखते, इंटू टी का वैल्यू कितना रख देंगे 300, ठीक है। अगर आप इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/6 मोल, ये कितना आ जाएगा 1/6 मोल आ रहा है, ठीक है। अब देखें एन का वैल्यू अगर मतलब इसके अंदर इतना मोल वाटर का वेपर गया है तो मास ऑफ वाटर कितना हो जाएगा बच्चों, मास ऑफ वाटर। तो मास निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मोल में मॉलिक्यूलर मास से गुना कर देते हैं। इसका मतलब कितना गया 3 ग्राम आ गया, कितना गया 3 ग्राम आ गया। इससे ये पता चला कि जब हम 3 ग्राम वाटर को वेपराइज करेंगे, जब हम 3 ग्राम वाटर को वेपराइज करके अगर वो सारा वेपर इस कंटेनर के अंदर 82 लीटर कंटेनर के अंदर अगर हम रख देंगे तो वो तो गैस हो गया और गैस का पार्शियल प्रेशर होता है बच्चों। तो वो जो गैस है, वो जो वेपर है एग्जैक्टली कितना प्रेशर लगाएगा 38 का प्रेशर लगाएगा 300 कैलोरी पे। बात समझ में आ रहा क्या। अब सोचें कि अगर आप ज्यादा वेपर्स ले लिए, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं माने 5 ग्राम का लिक्विड ले लिए या 6 ग्राम वाटर ले लिए, उसको वेपराइज कर दें आप, ठीक है, 5 ग्राम या 6 ग्राम लिक्विड ले लें उसको वेपराइज कर दें, तो क्या होगा, तो जैसे ये वेपर बनेगा तो वो ज्यादा वेपर्स बना देगा। तो ज्यादा वेपर्स अगर आप डालेंगे तो वो तुरंत किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसी में एक और पार्ट पूछता है, इसी में एक और पार्ट पूछ सकता है, इसी का हम सेकेंड पार्ट कर दे रहे हैं। क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहे हैं सेकेंड पार्ट कह रहा है क्या कि इफ, देखिए आप यहाँ से आपको एक आइडिया आ गया है, 3 ग्राम वाटर एग्जैक्टली इस कंटेनर को सैचुरेट कर पा रहा है, ठीक है। अब अगर 3 ग्राम से आप ज्यादा लेंगे तो कुछ लिक्विड क्या हो जाएगा, बचा हुआ रहेगा, क्योंकि सैचुरेशन तक ही वेपोराइजेशन होगा, सैचुरेशन आ जाएगा वेपोराइजेशन रुक जाएगा, ठीक है। तो वो यहाँ पे कह रहा है क्या कि इफ 6 ग्राम या सिर्फ कुछ भी ले सकते हैं, मान लीजिए 5 ग्राम लेते हैं, इफ 5 ग्राम ऑफ वाटर is added in the above container, then determine percentage of water will vaporize या लेफ्ट भी पूछ सकता। अब देखिए यहाँ से क्या कर रहा है कि अगर मान लीजिए 3 ग्राम हम रखते थे तब तो ये पूरी तरह से सैचुरेट हो गया, मतलब इसके अंदर लिक्विड बचेगा ही नहीं, ठीक है बच्चों। 3 ग्राम वाटर का एग्जैक्टली वेपर्स को सैचुरेट कर पा रहा है। तो 5 ग्राम अगर हम लोग इस कंटेनर के अंदर रख देंगे तो स्वाभाविक है कुछ न कुछ तो बच जाएगा ना बच्चों। कितना बचेगा, तो 5 ग्राम में से 3 ग्राम तुरंत क्या हो जाएगा, वेपराइज हो जाएगा। 5 ग्राम में से 3 ग्राम वो तुरंत वेपराइज हो जाएगा, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है उसको, ठीक है। तो बच कितना जाएगा, 2 ग्राम बच जाएगा। 5 ग्राम में से 3 ग्राम वाटर तुरंत वेपर में कन्वर्ट होकर इसको सैचुरेट करेगा। तो इसको मिटा दे बच्चों। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो यहाँ से आपको क्या पता चल जाएगा, देख ले। अब यहाँ से इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसी कंटेनर में 82 लीटर का कंटेनर अगर हम लोग ले लेते हैं, 82 लीटर का अगर हम कंटेनर ले लेते हैं और इसके अंदर अगर हम 5 लीटर ये 5 ग्राम वाटर रख दें, मान लीजिए क्लोज कंटेनर है, यहाँ पे ये क्या है अभी 5 ग्राम वाटर है, 5 ग्राम है, मास हो गया 5 ग्राम, टेम्परेचर ये कितने रखा हुआ अभी भी
300 केल्विन पे इसका वॉल्यूम कितना है बच्चों 82 लीटर है, ठीक है। और टेम्परेचर ये प्रेशर तो अभी भी ये 38 और लगाएगा अभी पर, ठीक है। अब देखिए जैसे ही आप इस कंटेनर के अंदर इतना रखेंगे तो आपको पता है कि इस कंटेनर को सैचुरेट होने के लिए कितना ग्राम वाटर चाहिए था, 3 ग्राम वाटर चाहिए था। तो आप इसके अंदर 5 ग्राम वाटर रख दे, 10 ग्राम रख दे, कितना भी रखेंगे उनमें से 3 ग्राम वेपर ये तुरंत कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब कि कुछ समय के बाद जैसे ये यहाँ पे आएगा, ये है t=0 का, ठीक है। और जैसे ही इक्विलिब्रियम आएगा, कहाँ पे आ जाएगा बच्चों t=इक्विलिब्रियम जैसे ही आएगा तो इक्विलिब्रियम पे क्या हो गया, अब आपको पता है कि इसमें से 2 लीटर वाटर क्या हो जाएगा, ये सॉरी 2 ग्राम वाटर क्या जाएगा वेपराइज हो जाएगा। तो ऐसे सोचें कि अगर इस समय T1 ये T=0 पे इसके अंदर वाटर का हाइट H1 था और यहाँ पे हाइट को क्या कर देगा H2 कर देगा, तो स्वाभाविक है कि यहाँ पे कुछ न कुछ क्या बने होंगे, वेपर्स बन गए होंगे, ठीक है। कुछ न कुछ वेपर्स बने होंगे। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में क्या लग रहा होगा, H1 ज्यादा रहा होगा, H2 कुछ घटा होगा, कुछ न कुछ तो इसका घट जाएगा, तो वो वेपर्स में कन्वर्ट हो गया इक्विलिब्रियम पे। तो ये तुरंत इक्विलिब्रियम मेंटेन करना चाहेगा और जो भी वाटर था हमारे पास वो तुरंत किस में जाएगा बच्चों, वेपर में जाएगा। और ये कब तक वेपराइज होता रहेगा, जब तक कि वेपर्स के कारण 38 टॉर का प्रेशर नहीं लग जाता है। तो 38 टॉर का प्रेशर लगने में तो 3 ही ग्राम चाहिए था आपको, तो 3 ग्राम यहाँ से उड़ गया होगा वेपर्स के फेज में। तो अब बचाएं कि बताएं क्या होगा कि यहाँ पे 5 ग्राम था, यहाँ पे 3 ग्राम बचा, कह रहा कितना वाटर वेपराइज हुआ। तो सोचे कि 5 ग्राम में से 3 ग्राम जा रहा, तो 1 ग्राम होता तो 3/5 आता, तो 100 ग्राम अगर वाटर लेंगे तो परसेंटेज ऑफ वाटर विल वेपोराइज कितना हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा 3/5 इंटू 60%, मतलब 60% वाटर क्या हो जाएगा बच्चों वेपराइज हो जाएगा। तो हम समझते हैं कि नोट का जो आपको पहला पॉइंट दिखाया गया था कि किसी भी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होता है उसके कारण, ठीक है, उसके कारण जो वेपर्स बनेंगे उसका मैक्सिमम वैल्यू होता है पार्शियल प्रेशर का, ठीक है। अगर किसी कंटेनर के अंदर आप उसके वेपर्स को रखते हैं तो एग्जैक्टली उतना ही प्रेशर लगाना चाहिए। अगर वो वेपर्स ज्यादा प्रेशर लगा देगा वेपर प्रेशर से तो वहां पे जो वेपर्स होगा वो अपने आप लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर वेपर्स कम प्रेशर लगा रहा है तो अगर उस कंटेनर के अंदर आप लिक्विड रखेंगे तो तुरंत वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर रख देंगे फिर से वो कन्वर्ट हो जाएगा, फिर रख दो फिर कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब वो लिक्विड तब तक वेपर में कन्वर्ट होता चला जाएगा जब तक कि उसका प्रेशर या उसके कारण प्रेशर इतना नहीं लग जाए या जितना वेपर प्रेशर दिया हुआ रहेगा, ठीक है। इस चक्कर में क्या हो सकता है कि सारा लिक्विड भी वेपराइज हो सकता है अगर वो प्रेशर नहीं अचीव हो पाएगा तो, ठीक है। तो इस तरह से वो हमारा पहला पॉइंट समझते क्लियर हो गया होगा सबको, ठीक। अब हम लोग आते हैं इसी का दूसरा पॉइंट, ठीक है बच्चों। तो ये जो सेकेंड पॉइंट है इसका सेकेंड पॉइंट क्या है, सेकेंड पॉइंट में देखिए क्या है। सेकेंड पॉइंट इसका ये कह रहा है कि किसी भी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होता है, किसी भी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होता है, सेकेंड पॉइंट लिख लें कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड does not depend amount of liquid कॉमा में लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कंटेनर एंड शेप और साइज ऑफ कंटेनर दैट इज, इससे ये पता चलता है दैट इज वेपर प्रेशर इज नॉट ए surface phenomena. Vapor pressure is not a surface phenomena, but evaporation ये हम बात पहले भी आपको बताएं
इवेपोरेशन इज ए सरफेस फिनोमेना। याद रखना बच्चों, वेपर प्रेशर सरफेस फिनोमेना नहीं होता है, ठीक है, इवेपोरेशन सरफेस फिनोमेना होता है। मतलब इसमें देखिए डाउट आपको क्या आएगा, इसमें भी हम समझाते हैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको। हमें ऐसा लगता है जैसे मान लीजिए कि हम एक कंटेनर आपको बना दे रहे हैं, ठीक है, किसी भी शेप का मान लीजिए कंटेनर आपके सामने रख दे रहे हैं, मान लीजिए कि ये हमारे पास एक कंटेनर है, इसके अंदर हम लोग क्या किए बच्चों, लिक्विड भर दिए, इसके अंदर हम लोग क्या किए, लिक्विड भर दिए, ठीक है, और एक कंटेनर हम यहाँ पे ले रहे हैं, इसका वॉल्यूम क्या है, इसके अंदर कितना लिक्विड रखा हुआ है, ठीक है, एक कंटेनर ऐसा ले लिए। हम कह रहे क्या, ये लिक्विड मान लीजिए ए है, ये लिक्विड क्या है, ए है, तो इस कंटेनर के अंदर लिक्विड क्या है, ए। मतलब ये कि दोनों लिक्विड सेम नेचर का है, दोनों वाटर है, दोनों अल्कोहल है, दोनों कुछ भी हो सकता है, जो ये लिक्विड है वही ये भी लिक्विड है। यहाँ पे टेम्परेचर कितना है बच्चों, टी ले लें, यहाँ टेम्परेचर कितना है, टी, तो यहाँ का भी टेम्परेचर कितना मान लेते हैं, टी, ठीक है। अब क्या रहा है कि अगर ये लिक्विड टी टेम्परेचर पे इसके अंदर अगर पी नॉट प्रेशर एग्जर्ट करता है, इसका वेपर प्रेशर कितना हो गया, पी नॉट प्रेशर है, इसका वेपर प्रेशर कितना, पी नॉट प्रेशर है। तो क्वेश्चन ये कहेगा कि अगर इस कंटेनर से इस लिक्विड को हम इस कंटेनर के अंदर रख देते हैं, ठीक है, कन्वर्ट कर देते हैं, तो बताइए कि इस कंटेनर के अंदर ये कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा इसका वेपर। तो बच्चों ध्यान रखना कि वेपर प्रेशर सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन होता है, वेपर प्रेशर सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन होता है। अगर एक लिक्विड का हमें वेपर प्रेशर निकालना है तो वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर के ऊपर ही वैरी कर सकता है। टेम्परेचर जब तक सेम रखेंगे लिक्विड का वेपर प्रेशर सेम ही होगा, चाहे आप लिक्विड का अमाउंट घटा दें, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे अगर 2 लीटर वाटर है, इस कंटेनर के अंदर 1 लीटर वाटर रखें, तो 1 लीटर वाटर भी उतना ही वेपर प्रेशर लगाएगा जितना 2 लीटर वाटर वेपर लगाएगा। कारण क्या है वो हम आपको अभी समझा दिए कि वाटर ये वेपर प्रेशर फिक्स्ड होता है, ऐसा नहीं है कि 2 लीटर रखेंगे ना तो वो 2 लीटर सारा वेपराइज होकर प्रेशर लगाएगा, ऐसा नहीं है। अब हम लोग करेंगे क्या, जैसे मान लीजिए 2 लीटर है, इसका वेपर प्रेशर अगर 20 atm है, तो ये उतना ही लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा जो 20 atm प्रेशर लगा सके। यहाँ पे मान लीजिए क्या होगा कि अगर आप कम वाटर रखें तो भी इसका रिक्वायरमेंट तो वही होगा कि इस दौरान भी ये क्या करेगा, वेपराइज होता जाएगा, तब तक ये वेपराइज होगा जब तक इसके कारण 20 atm नहीं आ जाए। और मान लीजिए अगर वाटर कम है तो खत्म हो जाएगा, 20 atm नहीं आएगा, लेकिन अगर आएगा फिर अगर वाटर रखेंगे फिर ये वेपराइज हो जाएगा, फिर वेपराइज होगा, होके बनाएगा कितना, 20 atm आएगा, उसके बाद ये क्या हो जाएगा, रुक जाएगा वेपराइजेशन। तो इसलिए ध्यान रखना बच्चों कि यहाँ पे भी इसका वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा, पी नॉट ही रहेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन कैसे पूछता है। क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछेगा इस पॉइंट पे कि कोई एक कंटेनर है, उसका वॉल्यूम आपको दे देगा, कहेगा 2 लीटर कंटेनर के अंदर हम लोग कितना ग्राम वाटर को रखे हैं इस टेम्परेचर पे। अब बताइए कि अगर वेपर प्रेशर वहां पे पी नॉट है तो इसी लिक्विड को अगर हम उसके डबल वाले वॉल्यूम वाले कंटेनर में रख देते हैं तो बताइए वेपर प्रेशर क्या होगा। तो हमें ऐसा लगने लगता है कि ये तो छोटा कंटेनर था, सरफेस एरिया इसका बहुत कम है, इसमें कम वेपर बनेंगे, यहाँ तो बहुत ज्यादा कंटेनर हो गया, सरफेस एरिया बढ़ गया, ज्यादा वेपर बनेगा। तो ऐसा नहीं है, वेपर प्रेशर ठीक है, वेपर प्रेशर हमेशा कांस्टेंट होगा। हाँ, रेट ऑफ इवेपोरेशन जरूर बढ़ जाएगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन जरूर बढ़ जाएगा। तो फर्क बस इतना पड़ेगा कि यहाँ पे वेपर प्रेशर मेंटेन होने में कम ज्यादा टाइम लगेगा, यहाँ तो उतना वेपर प्रेशर मेंटेन होने में कम टाइम लगेगा, क्योंकि जितना ज्यादा वेपर्स बनेंगे उतना तेजी से वो वेपर प्रेशर उतना अचीव कर लेगा, लेकिन अचीव जो करेगा वो तो फिक्स वैल्यू करेगा बच्चों। तो इस तरीके से ये बात भी आपको ध्यान रखना है कि वेपर प्रेशर अमाउंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ध्यान रखेंगे। कंटेनर के वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड नहीं करता है,
उसके बाद कंटेनर किस शेप का है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, और शेप के ऊपर नहीं डिपेंड करने का मतलब ये यही तो पता चल रहा है कि वेपर प्रेशर सरफेस का बिना नहीं है, इसको सरफेस से कोई मतलब नहीं होता। प्रेशराइज होने के लिए कितना सरफेस मिल रहा है, ज्यादा से सरफेस मिलेगा तो भी उतना ही वेपर बनाएगा, कम मिलेगा तो भी उतना ही वेपर बनाएगा। तो बच्चों ये बात आपको समझ में आ गया होगा, इसको ध्यान रखना, ये सवाल में पूछता है बहुत बार। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट भी खत्म हो गया। अब हम लोग आते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट में क्या कहता है ये कि वेपर प्रेशर आखिर किस चीजों पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे कि वेपर प्रेशर ऑफ ए पार्टिकुलर लिक्विड, ऑफ ए पार्टिकुलर लिक्विड। अब देखिए अगर हम यहाँ पे पार्टिकुलर लिक्विड लिख दिए, इसका मतलब हो गया कि लिक्विड हम सेम ही रख रहे हैं। अगर लिक्विड चेंज कर देंगे तब तो वहां पे नेचर ही चेंज हो जाएगा ना, तब तो वहां पे क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर अलग अलग आएंगे ही। अगर हम एक ही लिक्विड की बात करें तो पार्टिकुलर लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ ए पार्टिकुलर लिक्विड डिपेंड्स ओनली एंड ओनली अपॉन टेम्परेचर। तो ये सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन होता है। टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो किसी भी एक फिक्स लिक्विड का वेपर प्रेशर चेंज कर जाएगा, और चेंज किस तरीके से करेगा, ये बढ़ेगा या घटेगा, ठीक है। तो ये हमेशा बढ़ेगा बच्चों। इसका कारण आपको इक्विलिब्रियम जो हम लोग अभी बताएं वही होगा, क्योंकि ये जो है फेनोमेना वो इंडोथर्मिक है, और टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन क्या हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन किस तरफ जाएगा, फॉरवर्ड साइड जाएगा, फॉरवर्ड साइड जाएगा तो वेपर्स का अमाउंट बढ़ जाएगा। तो वेपर्स का अमाउंट अगर बढ़ेगा तो उस पार्टिकुलर टेम्परेचर के वेपर प्रेशर भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है कि टेम्परेचर बढ़ाने से फॉरवर्ड रिएक्शन जाएगा और ये वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे आप इस तरीके से लिख सकते हैं एज, इतना तो समझ आ गया होगा सबको कि एक फिक्स लिक्विड का वेपर प्रेशर सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि ये तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है एक तरह से। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी तो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता था। अमाउंट चेंज करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं होता था। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का अमाउंट चेंज कर दो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं होता था। यहाँ भी तो Kp बराबर आ रहा Ph2, मतलब Kp ही तो है वो, ठीक है, इसलिए ये चेंज नहीं करता है। अब वहां पे लिखना है एज टेम्परेचर इंक्रीजेज, एज टेम्परेचर इंक्रीजेज वेपर प्रेशर इंक्रीजेज, वेपर प्रेशर इंक्रीजेज। क्यों ऐसा होगा बच्चों, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करने से काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी लिक्विड मॉलिक्यूल का बढ़ जाएगा, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन घट जाएगा। बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेज, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेज। मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कर जाएंगे, डिक्रीज कर जाएंगे, इसलिए ये क्या हो जाएगा, वेपर्स जल्दी जल्दी बनाएंगे, तो जल्दी जल्दी वो क्या हो जाएगा, वेपराइज हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब हमें ये तो पता चल गया कि वेपर प्रेशर एक लिक्विड का सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन होगा, ठीक है, और टेम्परेचर बढ़ाने पे वेपर प्रेशर बढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या हम ऐसा कोई एक्सप्रेशन डिराइव कर पाएंगे क्या कि जिससे हमें ये पता चल जाए कि एक टेम्परेचर पे अगर वाटर का लिक्विड है, जैसे मान लीजिए अभी H2O लिक्विड है, तो अगर हम 300 केल्विन है, 300 केल्विन पे अगर इसका वेपर प्रेशर 38 टॉर है, तो क्या हम ये निकाल पाएंगे क्या कि 400 केल्विन पे वाटर का वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा। अगर ऐसा कोई सवाल हमसे पूछेगा जिसके लिए बच्चों आपको एक एक्सप्रेशन का जरूरत पड़ेगा ना, तो वो एक्सप्रेशन हम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वो एक्सप्रेशन निकालने का एक तरीका है, ठीक है, तो वो इक्वेशन हमें जानना होगा, वो इक्वेशन हमें जानना होगा। इसको हम लोग बोलते हैं क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। तो एज टेम्परेचर इंक्रीजेस वेपर प्रेशर इंक्रीजेस, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट जाएगा। अब हम लोग वेरिएशन देख लेते हैं आगे, ठीक है। तो अगला टॉपिक दे रहे हैं वेरिएशन ऑफ, इसको मिटा दे रहे हैं, हम लोग टॉपिक दे रहे हैं वेरिएशन ऑफ वेपर प्रेशर, वेरिएशन ऑफ वेपर प्रेशर विथ टेम्परेचर, वेरिएशन ऑफ वेपर प्रेशर विथ
टेम्परेचर, ठीक है। इसका हम एक एक्सप्रेशन निकालना है, ऐसे तो हम डायरेक्ट एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। डायरेक्ट एक्सप्रेशन याद रखना, ठीक है। हम एक बार ऐसे डेराइव कर दे रहे हैं, ये कहां से आता है, इसको हम लोग क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन बोलते हैं, क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे देखें यहाँ पे हमारे पास है क्या, H2O लिक्विड चेंज हो रहा है H2O वेपर्स में, H2O गैस में, ठीक है। अब यहां से देखें होगा क्या, हम लोग लिखते हैं कि फॉर रिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। अब देखिए ये रिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन है, लिक्विड से गैस में, गैस से लिक्विड में, भी लिखा हुआ मतलब वेपर से लिखा हुआ, ठीक है। इसलिए इसके लिए इस तरह के इक्विलिब्रियम के लिए बच्चों एक थर्मोडायनेमिक इक्वेशन है, ठीक है। वो थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ये कहता है कि डेल जी बराबर, ठीक है, सेकंड लॉ का ये इक्वेशन है, डेल जी बराबर होता है डेल्टा V इंटू डेल्टा S, डेल्टा V इंटू डेल्टा T माइनस हो जाएगा डेल्टा S इंटू डेल्टा T। ये बात समझ में है। या आप अगर स्मॉल फॉर्म में लिखेंगे इसी को हम लोग dg भी लिख सकते हैं, और डेल जी बराबर इसको हम लोग dv लिख सकते हैं इंटू dt लिख सकते हैं बच्चों, माइनस फिर से हम क्या कर देंगे इसको ds इंटू dt। अब इसमें देखें ये होगा क्या, ये तो हमारा आ गया। अब ये इक्वेशन हमें कहाँ लगाना है, रिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन पे, रिवर्सिबल अगर है तो इक्विलिब्रियम तो आना ही आना है, इसलिए हम लोग लिखेंगे एट इक्विलिब्रियम। हमें ये पता होता है कि अगर किसी भी रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आ जाए तो उसके लिए जो गिब्स एनर्जी का चेंज है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो डेल जी का वैल्यू हमें 0 मिल गया यहाँ पे, ठीक है। दूसरा कि क्या हम dv निकाल सकते हैं क्या, dv मतलब चेंज इन वॉल्यूम। तो अगर हम यहाँ पे dv लिखे तो dv का मतलब क्या लिखोगे, v फाइनल माइनस v इनिशियल, v फाइनल माइनस v इनिशियल। अब देखो v फाइनल, फाइनल क्या है, गैस है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं v वेपर्स, v गैस माइनस क्या कर दोगे v लिक्विड। अब बताएं यहाँ पे कि अगर गैस के वॉल्यूम में लिक्विड के वॉल्यूम को माइनस करना है तो ये आपको पता है कि गैस जो होता है वो ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा एज कंपेयर टू लिक्विड। तो हम ऐसा मानते हैं कि लिक्विड के कारण यहाँ बहुत नेग्लिजिबल वॉल्यूम है, तो इन दोनों का डिफरेंस जो है वो लगभग क्या हो जाएगा, गैस का ही वॉल्यूम आ जाएगा। किसके वॉल्यूम आ जाएगी, गैस के वॉल्यूम। और वेपर्स को हम लोग ऐसा मानते हैं बच्चों, आइडियल गैस मानते हैं। और 1 मोल का हम लोग यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं, कितने मोल का प्रिपरेशन हो रहा है, 1 मोल का। तो क्या हम Pv इक्वल्स टू nRT लगा सकते हैं क्या, तो nRT लगा देंगे, और 1 मोल है तो P हो जाएगा इंटू यहाँ पे क्या रख दो V गैस, तो इक्वल्स टू 1 इंटू RT। 1 मोल के लिए क्या है, 1 मोल का प्रिपरेशन हो रहा है बच्चों, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, V गैस बराबर आपको मिल जाएगा RT बटा P। V गैस बराबर आपको क्या मिल जाएगा, RT डिवाइडेड बाय P मिल गया, ठीक है। अब हम इसका और इसका, इन दोनों का वैल्यू इसके अंदर हम लोग पुट करेंगे। और एक चीज और अगर आप जाने थर्मोडायनेमिक्स से ही, तो हमें इतना पता होता है कि ds जो होता है ये होता है इंट्रोपी चेंज। ये क्या होता है बच्चों, इंट्रोपी चेंज। ds जो होता है वो Q डिवाइडेड बाय T होता है, और Q जो है इस रिएक्शन का वो है डेल्टा H वेपोराइजेशन। तो हम बच्चों यहाँ पे लिख सकते हैं डेल्टा H वेपोराइजेशन डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे T। ये ds होता है, ये क्या होता है, ds का डेफिनेशन होता है डेल्टा H वेपोराइजेशन डिवाइडेड बाय T। अब इन तीनों का वैल्यू जो है इस इक्वेशन में हम लोग रख देंगे, इन तीनों का वैल्यू क्या करेंगे, इस इक्वेशन में रख देंगे, ठीक है। अब यहाँ तक जल्दी से नोट कर दें, निकालेंगे वापस हम इसमें रखेंगे। हम यहाँ पर लिख रहे हैं dg बराबर 0 पुट करना है, और v जब माने ऐसे आप सोच लें कि डेल्टा v जो है वो v गैस है, और ये आ जाएगा RT बटा P, ठीक है। और ये जो ds है बच्चों वो आ जाएगा आपका डेल्टा H वेपोराइजेशन डिवाइडेड बाय T। इन तीनों का वैल्यू ऊपर वाले इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे, ठीक। अब यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, देख लें डेरिवेशन जरूरी नहीं है ग्राफ के लिए, इक्वेशन जो बनेगा उसको आप ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ देखो डेल जी को 0 करना है, ठीक है। dv बराबर हम लोग क्या लिख सकते हो बच्चों, RT डिवाइडेड बाय P इंटू dt।
माइनस, अब देखो डेल्टा एच बराबर क्या रखना था, तो डेल्टा एच वेपोराइजेशन, ये एक मोल लिक्विड के कारण जो हीट होता है ना, एक मोल लिक्विड को आपको वेपर में कन्वर्ट करना, हीट तो देना पड़ेगा ना, तो जितना हीट देना पड़ा वही हमारा क्या डेल्टा एच वेपोराइजेशन इसको बोलते हैं, क्योंकि ये वेपोराइजेशन का प्रोसेस है। तो इसको हम लोग कर देंगे कितना, ये टी आ गया और इनको क्या हो जाएगा बच्चों डी टी, ये क्या हो जाएगा डी टी। अब यहाँ से देखें कि अगर हम इसको इधर ले आए तो ये बन जाएगा डी पी बाई पी, ये क्या बन जाएगा डी पी बाई पी, और यहाँ से आ जाएगा डेल्टा एच वेपोराइजेशन डिवाइडेड बाय टी इनटू कितना डी टी, ठीक है। और आप इसको इधर डिवाइड कर लें, शायद समझ में आ रहा होगा मेरे समझ से। हम कह रहे हैं ये आर टी को इधर ले लें और डी पी बाई पी कर दें। अब यहाँ से देखिए क्या होगा, ये डी पी बाई पी बराबर आ गया आपका कि डेल्टा एच वेपोराइजेशन डिवाइडेड बाय आर टी स्क्वायर इंटू क्या हो गया डी टी, आर टी स्क्वायर इंटू डी टी। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इंटीग्रेट करेंगे, इसी को हम लोग क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे, कहाँ तक T1 से लेके T2 तक। तो ये हमारा यहाँ से आ जाएगा एक्सप्रेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। अब यहाँ से एक चीज ध्यान रखना होगा आपको कि जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, ये तो dp बाई पी है, तो इसका तो इंटीग्रेशन आपको ln हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा सोचना होगा कि आपको पता होगा कि डेल्टा एच जो होता है वो टेम्परेचर के साथ भी वैरी करता है, और टेम्परेचर के साथ इसका वेरिएशन हम काउंट भी करते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपके क्वेश्चन में क्या बोला गया है। अगर ऐसा बोलता है कि हीट ऑफ वेपोराइजेशन टेम्परेचर चेंज करने से चेंज हो रहा है, तब तो ये इंटीग्रेशन से बाहर नहीं आ पाएगा बच्चों, ठीक है। तो हम इसको दो केस में इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। हम केस पहला मान लेते हैं, हम केस पहला मान लेते हैं। बेसिक इक्वेशन यही है, क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन, ठीक है। अगर हम ऐसा माने कि एक डेल्टा एच वेपोराइजेशन इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, और मान लेते हैं एंड लेट इट वैरीज एज, मान लें ये टेम्परेचर के साथ इस तरीके से वैरी कर रहा है, ए प्लस बी पी प्लस सी पी स्क्वायर, कुछ इस तरीके से वैरी कर रहा है। तो क्या हो जाएगा देयरफॉर, तो आप बताएं क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन इसका डीपी बाई पी, डीपी बाई पी इक्वल्स हो जाएंगे। अब बताओ ये डेल्टा एच इंटीग्रेशन से कोई भी चीज बाहर तो तभी आएगा ना जब वो वेरिएबल से इंडिपेंडेंट हो। तो ये टेम्परेचर चेंज करोगे जब T1 से T2, इसका वैल्यू भी चेंज कर जाएगा, और वो इस इक्वेशन को फॉलो करता है, ठीक है। तो इस इक्वेशन को अगर फॉलो करता है तो ये तो इंडिपेंडेंट नहीं हुआ टेम्परेचर से, बाहर तो आएगा नहीं, इसलिए इसका फंक्शन जो भी है वो रखना पड़ेगा आपको। तो बी टी प्लस सी टी स्क्वायर, ठीक है बच्चों, और यहाँ पे आ जाएगा आर टी स्क्वायर और इंटू बी टी। अब इसका आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा T1 से T2, तब जाके यहाँ पे पार्शियल प्रेशर निकल पाएगा। यही तो पार्शियल प्रेशर ही है ना, ये जो डीपी है, मतलब डीपी जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा वेपर प्रेशर हो जाएगा इसके लिए, ठीक है। तो ऐसा ही क्वेश्चन आएगा केस 2। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा, प्रेशर आपको निकल जाएगा, ठीक है। इस टेम्परेचर से इस टेम्परेचर तक कितना कितना चेंज हुआ होगा। केस 2 में कह रहा है इसको थोड़ा सा और हम सिंपल करेंगे। हम कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा मान ले आप कि जब आप टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं तो डेल्टा एच वेपोराइजेशन कांस्टेंट है, इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम T1 टू T2। जब हम टेम्परेचर T1 से T2 ले जाते हैं तो डेल्टा एच में कोई चेंजिंग नहीं होता। जब सोचिए अब हम वेपर प्रेशर कैसे निकालेंगे। ये बच्चों वेपर प्रेशर है, पी जो यहाँ पे हो गया वेपर प्रेशर है, तो आगे हम देखते हैं। अब यहाँ देखिए क्या आ जाएगा, डीपी बाई पी आ जाएगा, डीपी बाई पी आ जाएगा, और ये इक्वल्स कितना आ जाएगा बच्चों, तो T1 से T2, T1 से T2, और ये अब डेल्टा एच वेपोराइजेशन बाहर आ जाएगा, डेल्टा एच वेपोराइजेशन डिवाइडेड बाय आर टी स्क्वायर इंटू डी टी, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से करें तो ये डीपी बाई पी, ये डेल्टा एच वेपोराइजेशन डिवाइडेड बाय आर तो इधर आ जाएगा, और अब इंटीग्रेशन जो होगा बच्चों हो जाएगा सिर्फ डीपी अपॉन टी स्क्वायर, T1 से लेके T2 तक, T1 से लेके T2 तक। अब इसको अगर आप इंटीग्रेट कर देंगे तो ये ln p आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा ln p इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे देखिए होगा क्या, ये आ जाएगा आपका माइनस डेल्टा एच वेपोराइजेशन डिवाइडेड बाय कितना आर,
या आप ऐसे करें, इसको अभी टेम्परेचर से हम लोग इंडिपेंडेंट करते हैं, बाद में कर लेंगे ln p, ठीक है। अब इसको हम लोग करेंगे तो ये इतना आ जाएगा, ये ln, ये आ जाएगा आपका t और प्लस क्या आ जाएगा एक कांस्टेंट, क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रेशन होगा, ये सब इंडिफिनिट इंटीग्रेशन होगा, लेकिन नहीं हम लोग पुट कर रहे हैं, यहाँ एक कांस्टेंट आएगा। तो इस तरीके का एक इक्वेशन मिल जाएगा। इसी को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, क्लासियस इलेक्ट्रॉन क्लासियस इलेक्ट्रॉन इक्वेशन, इसको क्या बोलते हैं, क्लासियस इलेक्ट्रॉन इक्वेशन, ठीक है। अब इसी इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग टेम्परेचर पे लगाएंगे 2 बार, तो ये हमारा एक इक्वेशन मिल जाएगा बच्चों। ये निकाले हम, ये सब आप देख लें, इसका जरूरत नहीं है। हाँ, एक बात ये याद रख सकते हैं, ये वाला इक्वेशन तभी आएगा जब डेल्टा एच को हम टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट मानेंगे, नहीं तो हमें इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो उतना ज्यादा इसमें पूछता भी नहीं है, ठीक है। हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन आएगा उसको ध्यान रखें। आप सोचे कि अगर हम इसी में ऐसा मान लें, अगर हम इसी में ऐसा मान लें कि T1 टेम्परेचर पे मान लीजिए वेपर प्रेशर कितना, वेपर प्रेशर इज T1, ठीक है, और T2 टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर हम कितना मान लेते हैं, P2, ठीक है। तो यही इक्वेशन अगर आप लगाएंगे तो ये ऐसा आ जाएगा ln P2 by P1, डायरेक्ट लिख रहे हैं, आप देख लेना ln P2 by P1, और ये आ जाएगा डेल्टा H डिवाइडेड बाय 2.303, या ऐसे कर दो ln ये डेल्टा एच अपॉन आर, और ये आ जाएगा 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। एक्चुअली आप ऐसा इक्वेशन और भी ऐसा ही आता है, ये इक्वेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी है और इसमें भी है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, या इसी को ऐसे लिख दे लॉग में, तो ये कितना आ जाएगा लॉग P2 बाय P1, लॉग P2 बाय P1 इज इक्वल्स टू डेल्टा एच अपॉन 2.303 R, 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। अब ऐसा ही एक इक्वेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में पढ़ते हैं, आप सोचे ना Kp1 और Kp2, ठीक है। तो ये Kp बराबर कितना होता है P, ये तो K2 बाई K1 भी आ जाएगा, यहाँ पे ये इक्वेशन है, ठीक है। इसी से हम लोग क्या करते हैं, वेपर प्रेशर को निकालेंगे। अगर एक टेम्परेचर पे आपको दिया हुआ तो आप दूसरे टेम्परेचर पे यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। और ये है डेल्टा एच वेपोराइजेशन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा एच वेपोराइजेशन बोलते हैं। मोलर मतलब एक मोल का, मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ये आप किसी भी यूनिट में रख सकते हैं, जूल, किलो जूल पर मोल, ये कैलोरी रख सकते हैं, उसी में आर का भी वैल्यू रखना होगा, ठीक है बच्चों। तो आप सीधा ये इक्वेशन याद रखें, ये सब डेरिवेशन उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, ये आप इक्वेशन याद रखें। हाँ, बस इतना ध्यान रखेंगे, ये इक्वेशन तभी वैलिड है जब डेल्टा एच इंडिपेंडेंट होगा किससे, टेम्परेचर से, नहीं तो ऐसा इक्वेशन बच्चों आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके पता चलेगा, ठीक है। तो इसलिए ये ध्यान रखना कि ये इक्वेशन तभी वैलिड होगा जब डेल्टा एच इंडिपेंडेंट बोला जाए, और नहीं बोलता है तो इंडिपेंडेंट क्यों होता है, जब वेरिएशन दे देगा तो आप इससे सवाल नहीं बना सकते, तो आपको ये इक्वेशन रखना होगा, ये जनरल एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये वेरिएशन भी टेम्परेचर का पता चल जाता। अब इसके ऊपर सवाल भी कर सकते हैं, फॉर्मूला पुटिंग सवाल होगा, P1 P2 दिया रहेगा, ये P1 P2 दिया रहेगा, P दे देगा, कोई एक P2 निकालना हो सकता है। तो ये ध्यान रखना, ये वेपर प्रेशर था T1 पे और P2 T2 पे, इस तरीके से हमारा ये सॉल्व हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम वेपर प्रेशर को डील कर सकते हैं। ये हमारा बच्चों प्योर वेपर प्रेशर के बारे में हो गया। अब हम लोग सॉल्यूशन तैयार करेंगे, तो सॉल्यूशन पे हम लोग कैसे करेंगे, अब सॉल्यूशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक लिक्विड लेंगे, फिर उसके अंदर कोई सब्सटेंस डालेंगे, फिर से यही सारा एनालिसिस होगा वेपर प्रेशर का ही। ये वेपर प्रेशर क्या हो जाए उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ही करेंगे बच्चों, ठीक है। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब डायरेक्ट ये इक्वेशन को याद रखना, डेरिवेशन से कोई लेना देना नहीं होता, ये क्वेश्चन ध्यान रखेंगे तो सवाल आपका बन जाएगा कि एक टेम्परेचर पे दूसरे टेम्परेचर पे पता है, हम किसी और टेम्परेचर पे प्रेशर निकाल सकते हैं, टेम्परेचर का फंक्शन होता है, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं।